मैं माधुरी श्रीवास और आप देख रहे हैं बालाजी बाई माधुरी श्रीवास हिंदी माध्यम चैनल। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था सेल इंट्रोडक्शन और सेकंड में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यदि कोई जो नए स्टूडेंट हैं जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज पिछले वीडियो को देख ले जाकर, टाइप्स ऑफ सेल और सेल इंट्रोडक्शन। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो ये जो टॉपिक है ये आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो प्लीज आप मेरे पहले दोनों वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को किसने दिया। ठीक है, किसने इस शब्द को किसने दिया? तो सन 1957 में, ठीक है, डॉघर्टी, ठीक है, डॉघर्टी नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक शब्द को प्रस्तुत किया। ठीक है, किस बेसिस पर किया? आइए देखते हैं किस बेसिस पर किया। उन्होंने न्यूक्लियस के उपस्थिति, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की संरचनात्मक उपस्थिति या अनुपस्थिति। संरचनात्मक मीन्स होता है संरचना, मतलब कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसकी संरचना की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने क्या दिया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कैसे, कहाँ से मिले, कहाँ से बने, कैसे बने। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, मतलब आद्य, मतलब अधूरा भी बोल सकते हैं, उसको अविकसित भी कह सकते हैं। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोटिक शब्द कहाँ से आया? कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक इसी तरह यू का मतलब है ट्रू, मतलब वास्तविक, सच, और या तो फिर कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो वास्तविक न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब डेवलप्ड, यानी पूरी तरह से बना हुआ। ठीक है, अधूरा नहीं है, वो पूरा कंप्लीट है, डेवलप्ड है। और ये जो क्या है? अधूरा, आद्य है, अविकसित है, ये पूरा डेवलप्ड नहीं है। ओके, तो किस बेसिस पर दिया? हम लोग यहाँ थे ना, तो हम देखते हैं कि केंद्रक की, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आपको डायग्राम के बेसिस पर समझा देती हूँ। केंद्रक की संरचनात्मक उपस्थिति या अनुपस्थिति, ठीक है, के बेस पर दिया। अब देखते हैं, दो सेल हैं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल है ये, और ये है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये ठीक है, देखिए ये है यूकैरियोटिक सेल और ये प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए केंद्रक की संरचना। देखिए इस सेल में हमें केंद्रक तो दिख रहा है ना, केंद्रक दिखाई दे रहा है स्पष्ट, मतलब कि वास्तविक, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है एकदम से, क्योंकि और इसमें हमें केंद्रक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो केंद्रक है, इसमें जो केंद्रक जो होता है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। आइए देख लेते हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम देखते हैं, ये देखिए ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ओके, इसके अंदर हमें ये जो राउंड है, ये क्या है? न्यूक्लियस, इसको कहते तो न्यूक्लियस है, बट इसके इसके ऊपर एक ऐसे कवर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक उसी तरह जैसे कि ये सेल है और सेल के ऊपर क्या पाई जाती है? एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो तरल पदार्थ है, ठीक है, प्लाज्म मतलब कि तरल पदार्थ, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो हम उसके अंदर है जो प्लाज्म मतलब द्रव्य है, उसको हम क्या कहें? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। थर्ड पॉइंट है ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस, ये सेल, फिर न्यूक्लियस, फिर उसके अंदर में होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। ओके, देखिए वास्तविक सेल मतलब विकसित यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या क्या हमें नजर आ रहा है? पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये तीनों, ये मैंने ऐसे कर दिया है, ये तीनों यूकैरियोट्स में क्या होते हैं?
प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रेजेंट होते हैं मतलब कि उपस्थित होते हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं अविकसित यानी प्रोकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए इसमें कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये जो बाहर का, ठीक है, बाहरी भाग है, ये तो सेल मेम्ब्रेन है क्योंकि ये एक सेल है, ठीक है, और ये अंदर साइटोप्लाज्म है। ओके, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो बिखरा हुआ दिख रहा है, ये है डीएनए। ओके, ये क्या है, डीएनए। देखिए इस सेल में डीएनए कहाँ होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर, इसमें होगा डीएनए, और यहाँ पर ऐसे क्रोमेटिन धागे रहते हैं। ओके, पर इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में, कहीं पर भी मिले आपको, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर, मतलब वो फ्री रहता है साइटोप्लाज्म में, वो कहीं पर भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इसमें जब न्यूक्लियस तो दिखाई नहीं दे रहा है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ से होगा, देखिए ये है, अभी देखिए ये न्यूक्लियर है तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, बट इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ से आएगा, है ना। तो इसमें न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोलस, अब जब प्लाज्म ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होंगे, न्यूक्लियोलस मतलब जो प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में सेंटर में जो होता है जिसमें कि डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या इसमें अब्सेंट है। ठीक है, तो इसमें ये तीनों चीज क्या है, अब्सेंट है, ये मैंने लिख रखा है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और इसमें यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इसमें क्या है, अस्पष्ट है या अविकसित है या पूर्ण विकसित नहीं हुए, बने नहीं। ठीक है, इतना हम समझने के लिए समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो डीएनए है, अभी अभी मैंने कहा ये जो डीएनए है वो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। जैसे देखिए यहाँ डीएनए जिस जगह पे होते हैं वो सेल का एक ब्रेन होता है, ब्रेन कह सकते हैं, ब्रेन ही कहते हैं, क्योंकि जो सेल होता है उसको चलाने का काम कौन करता है, ब्रेन। जैसे इंसान को चलाने का काम कौन करता है, उसका कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। उसी तरह सेल को चलाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस जहां पर होते हैं मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, इस एरिया को, ये जो पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, बट इसमें जो है न्यूक्लियस है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियोलस को, मतलब एक न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, अलग करता है। मतलब वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। बट इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, तो हमें कहीं पर भी न्यूक्लियस एक मतलब एक शेप में, एक साइज में, एक स्थिरता में नहीं दिखाई देगा, वो कहीं भी फ्री रहेगा, ये कहीं भी पाया जाएगा। ठीक है, तो जिस जगह पे, जैसे कि ये एक सेल है, ओके, ये एक सेल है, अब मान लो आपको यहाँ पर डीएनए ऐसे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, ये डीएनए है, या मान लो फिर यहाँ पर डीएनए बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जिस एरिया में, जो एरिया है ये, ठीक है, अब ये पूरे में तो दिखाई नहीं देंगे, है ना, जिस एरिया में ये दिखाई देंगे उस एरिया को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि बहुत लोग जो है वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड दोनों को एक ही समझते हैं, बट ये एक नहीं है। न्यूक्लियस वो है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वो क्या रहता है, अलग रहता है, पृथक रहता है साइटोप्लाज्म से, एक अलग उसका शेप रहता है, मतलब एक अलग ऑर्गन के जैसा है। बट ये न्यूक्लियोइड जो है वो स्पेस को कहते हैं, ये देखिए मैंने लिखा उस जगह को, ठीक है, जहां पर डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, उस जगह को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो आइए अब हमने ये तो देख लिया कि किस आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अलग किया गया है। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस और कौन कौन से, इन दोनों में कौन कौन से प्रजाति पाए जाते हैं, सॉरी प्रजाति नहीं, मतलब कौन कौन है जो
यूकैरियोट्स में आते हैं और क्या क्या है जो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और माइकोप्लाज्मा होता है, ये क्या है यूनिसेलुलर, ये प्रोकैरियोट्स में है। मतलब और एक बात बता दूं, ये एक ही सेल है, ठीक है, इसमें कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता, सेल के अंदर कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता और ना इसके हाथ पैर कुछ मतलब कोई भी प्रकार का ऑर्गन नहीं होता। और ये जो है क्योंकि ये एक ही सेल है जिसमें जीव है और एक ही अकेले ही जीवन पर अकेले ही अपना जीवन सरवाइव करेगा। और ये जो है ये बहुत सारे सेल मिलकर आपस में मिलकर किसी जीव का निर्माण करेंगे। तो ये क्या है मल्टी सेलुलर जो होते हैं, जो भी इस दुनिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे यूकैरियोट्स में और जो यूनिसेलुलर है वो आएंगे प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो जो यूकैरियोट्स है इसके अंतर्गत आते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं जो वेल डेवलप्ड हैं वो क्या होते हैं यूकैरियोट्स में आते हैं। और जो जो कि अनडेवलप्ड मतलब कि जो अविकसित जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और ग्रीन ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये सब होते हैं वो किस में आते हैं प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और इसमें प्लांट्स भी आएंगे, जो हमने पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों अलग अलग प्रजाति हैं, जैसे वो ह्यूमंस के सेल हैं और ये प्लांट्स के सेल हैं, बट दोनों किस में आएंगे यूकैरियोट्स के अंदर ही आएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या क्या पाया जाता है क्या क्या नहीं पाया जाता। इसमें भी हम सिमिलरिटीज भी देखेंगे और डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस, उसके बाद हम देखेंगे सिमिलरिटीज। आइए आइए देखते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देखा न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट है न्यूक्लियोइड, मतलब देखिए मैंने बताया कि प्रोकैरियोट में क्या होते हैं न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह है, न्यूक्लियोइड एक जगह का नाम है, एक छोटी सी जगह या स्पेस को न्यूक्लियोइड कहते हैं जहाँ पर डीएनए बिखरे होते हैं। ठीक है, बट इसमें तो एब्सेंट होंगे क्योंकि इसमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा प्रेजेंट होगा, कौन न्यूक्लियोइड किसमें प्रोकैरियोट्स में। और न्यूक्लियस क्या होगा एब्सेंट होगा, सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। ठीक है, और ये जितने भी इसमें एब्सेंट है वो क्या होंगे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, अब इसके आगे देखते हैं। अब बाकी आप जमा के लिख लीजिएगा एग्जाम में, बट मैं समझाने के लिए इतना शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा समझा दे रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल को कहते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेल वॉल किस में पाए जाते हैं, एनिमल प्लांट में पाए जाते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, बट ये क्या होते हैं एनिमल प्लांट एनिमल सेल में एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ये जो सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है वो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं और किस रूप में होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज के बने होते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, और इसमें किसके बने होंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। बट ये सेल वॉल किसमें, देखिए यहाँ पर जो प्लांट है और एनिमल सेल है और प्लांट सेल वो दोनों क्या होते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं और इसमें क्या होते हैं ये देखिए प्रेजेंट होते हैं किसमें प्लांट सेल में सेल्यूलोज के रूप में। ठीक है, सेल्यूलोज के रूप में किसमें हम प्रेजेंट होते हैं प्लांट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में सेल्यूलोज के रूप में, और एनिमल में क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। आइए देखते हैं जेनेटिक मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं। ठीक है, देखिए जेनेटिक मटेरियल कहते हैं किसको है, आनुवांशिक पदार्थ, हिंदी में कहेंगे तो आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ वो है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सभी के नेचर आदत मतलब फेस का रंग, स्किन कलर, हेयर और आंखों का कलर जो है या फेस
मतलब सारी चीजें जो हमें अपने माँ बाप से मिलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सब क्या करता है, ट्रांसफर करता है या पहुंचाता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो वो क्या होते हैं, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें क्या होते हैं, आरएनए और डीएनए के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में, आरएनए और डीएनए के रूप में। अब इसे नग्न और बिखरे रहते हैं। मैंने बताया था कि डीएनए जो है वो सेल के किसी भी जगह पाए जा सकते हैं और वो बिखरे रहते हैं, उनमें क्या होता है, कवर नहीं होता। जैसे कि अब मान लीजिए हम कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं कि, या मान लो मोबाइल ही खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो मोबाइल खरीद के लाते हैं तो वो क्या होता है, बाई कवर्ड होता है, बाकायदा बॉक्स में पैक होता है ना, और वो हमको मिलता है। बट इसमें क्या है, ये बॉक्स में पैक नहीं होता। अब वो बॉक्स क्या किसी भी चीज का तो बना होता होगा ना, उसी तरह इसमें क्या होता है, आरएनए और डीएनए होते हैं, वो नग्न होते हैं, मतलब कवर नहीं होता उसमें, ठीक है, और वो बिखरे रहते हैं। किसमें बिखरे रहते हैं, साइटोप्लाज्म में। ये देखिए साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, क्रोमोसोम, इसमें क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को एक साथ ले लें तो हम इसे क्या कहेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। जब भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एक साथ मिलकर संगठित होकर जैसे कि एक रस्सी बनाते हैं, जैसे जूट की रस्सी बनाते हैं ना, तो क्या होता है, वो रेसा होता है ना, बहुत सारे रेसे होते हैं। तो अगर हम उसमें कुछ और मतलब एक और मटेरियल का रेसा मिला दें, जैसे कि जूट का रस्सी बनाया जाता है, तो जूट में किसी और चीज का मटेरियल मिलाकर उस रस्सी को मजबूत कर दें, है ना, तो वो उसका कुछ तो नाम देंगे क्योंकि वो दो चीजों से मिलकर बना होता है ना। तो उसी प्रकार ये है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर संगठित होकर एक दूसरे में मिलकर जैसे मोती को पिरोते हैं ना, वैसे ही पिरोकर बनाया हुआ कह सकते हैं हम अपनी भाषा में। मोती को पिरोते हैं, धागे में मोती को पिरोकर माला बनाई जाती है, वैसे ही क्रोमोसोम्स को डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को एक दूसरे के साथ पिरोकर बनाया जाता है, और इसको हम एक साथ क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स, मतलब कि हिंदी में गुणसूत्र कहेंगे, ठीक है। तो जो यूकैरियोट सेल्स है उसमें जेनेटिक मटेरियल किस रूप में पाया जाता है, क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। और यू प्रोकैरियोट्स में किस रूप में पाया जाता है, डीएनए के रूप में, और वो भी साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांग, मतलब कोशिकाओं का अंग, ठीक है। तो कोशिकाओं में अंग पाए जाते हैं। कल हमने देखा था प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कौन कौन से पॉइंट है जो पाए जाते हैं, डिफरेंसेस देखे तो सिमिलरिटीज देखे, है ना, कि क्या क्या किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है, सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ओके। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इसमें सेल ऑर्गन के नाम पे एक जो राइबोसोम है ये बस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये राइबोसोम जो है वो ऑर्गन ही है एनिमल और प्लांट सेल में, ठीक है। एनिमल और या प्लांट सेल में जो पाया जाता है ये ऑर्गन है, लेकिन ये जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ओनली राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70 है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, कुछ भी नहीं होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ना ही उसमें क्रोमोसोम्स पाया जाता है, ना सेंट्रियोल पाया जाता है, ना गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ना मतलब कि कोई भी जो ऑर्गन, ऑर्गन किसको कहेंगे, किसी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, अंग है, उसी तरह सेल की बॉडी में क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं जो उसके सारे कार्यों को करते हैं, मतलब संपन्न करते हैं, ठीक है। मतलब जी एनर्जी एनर्जी उत्पन्न करने का, यानी ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य हो गया, भोजन को पचाने का कार्य हो गया, श्वसन का कार्य होगा, ये सारे कौन करेंगे, ऑर्गन ही करेंगे ना। तो सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों ही यूकैरियोट्स में आते हैं और उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और ये राइबोसोम जो है वो ओनली राइबोसोम 70S पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में और 80S पाया जाता है यूकैरियोट्स में। अब ये 70S क्या है और 80S क्या है, ये हम जब राइबोसोम फुल डिटेल पढ़ेंगे, एक टॉपिक राइबोसोम का ही टॉपिक जब पढ़ेंगे तब हम इसको 70S और 80S को डिटेल में बताएंगे। ओके, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि राइबोसोम 70S इसमें प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और 80S यूकैरियोट में। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं इसमें और भी है, और भी इसमें डिफरेंसेस है, आइए देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। रिस्पिरेटरी एंजाइम्स वे एंजाइम्स हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में क्रेब्स साइकिल की क्रिया को कंप्लीट करते हैं या पूर्ण करते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं क्या, रिस्पिरेटरी एंजाइम, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल जो है चलता है, इसलिए उनके मैट्रिक्स में ही ये जो रिस्पिरेटरी एंजाइम है वो क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। और स्पाइंडल फाइबर्स, नेक्स्ट है स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, मतलब कि तर्कु रूप तंतु का निर्माण। तर्कु रूप तंतु का निर्माण प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, क्योंकि जो पैतृक डीएनए है उससे जब संतति कोशिकाएं बनती है, मतलब कि संतति बनती है, तो जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या होता है, विभाजित हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, मियोसिस या माइटोसिस की क्रिया चलती है, और इसमें क्या होता है, डॉटर सेल, डॉटर क्रोमोसोम्स के द्वारा, क्योंकि सेल डिवीजन की जो क्रिया चलती है वो डॉटर क्रोमोसोम के द्वारा होती है, किसमें, यूकैरियोट्स में, इसलिए स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्मेशन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता और यूकैरियोट्स में होता है। सेल साइकिल स्पैन, मतलब कि ये है जो अवधि, स्पैन मतलब कि अवधि, तो सेल साइकिल, सेल में जो साइकिल चलता है उसकी अवधि होती है, ये इसमें एक बार जो चक्र चलता है सेल का वो 20 से 60 मिनट में पूरा होता है, और यूकैरियोट्स में 12 से 24 घंटों में। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, इसमें प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं, वो क्या है, थोड़ा बहुत मोशन भी करेंगे, तो या फिर किसी भी फूड को चूसने के लिए, यदि वो तरल पदार्थ में तो उसको चूसने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उनमें क्या पाई जाती, सिलिया या फ्लैजिला, फ्लैजिला या सिलिया पाई जाती है। जो सिलिया होती है वो छोटे रूप में होती है और जो फ्लैजिला होती है वो बड़े रूप में होती है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। ओके, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या है, अब्सेंट भी होते हैं और प्रेजेंट भी, क्योंकि इनमें क्या है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही किसमें आते हैं, यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि प्लांट सेल जो है उनमें जो पौधे होते हैं, लोअर प्लांट जो छोटे पौधे या लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वो भी परिधि भाग में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, परिधि भाग में, बाहरी भाग में पाया जाता है। और नेक्स्ट है साइक्लोसिस, मतलब कोशिका द्रव्य गति, जो कोशिका द्रव्य गति है वो इनमें एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें क्या है, एब्सेंट होती है, क्योंकि ये सेल डिवीजन के द्वारा क्या करते हैं, हाँ सेल डिवीजन के द्वारा इनमें संतति कोशिकाएं बनती है और इनमें जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए ये प्रेजेंट है। और सेल डिवीजन जो है वो एमियोसिस, एमाइटोसिस यानी असूत्री होता है। ठीक है, सेल डिवीजन में होता है, मैंने बताया कि सेल डिवीजन इनमें होता है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और सेल डिवीजन क्या है, एमाइटोसिस प्रकार का होता है। ठीक है, अब असूत्री, और इसमें जो है यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस दो प्रकार से होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। ओके, तो ये जो हमने देखा अभी तक का ये था डिफरेंसेस, हमारा जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस इस वीडियो में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज देखेंगे, तो फ्रेंड, जैसा कि यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जरा भी कुछ समझ में आता हो या आपको हेल्प मिलती हो पढ़ने में, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में अपने शेयर करें।
फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में मैं अपने वीडियो के लास्ट में कोई भी यदि वैकेंसी निकलती है तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो अभी आर्मी पब्लिक स्कूल की जो टीचर्स की वैकेंसी वो आई हुई है, और वो जो पीजीटी और टीजीटी वैकेंसी है बहुत सारे स्टेट और सिटीज के लिए है। तो प्लीज इसका जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, तो लिंक है दिया हुआ है, तो प्लीज आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें पीडीएफ दिया हुआ है उस लिंक पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहा तो मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक्स में दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ताकि मैं आपकी दिक्कत को दूर कर सकूं, वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।